आज हम बात करेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून डीमन कोकोशिबो के बारे में। और उसकी बात हो ही रही है तो उसके भाई योरीची द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर इन हिस्ट्री की बात भी करेंगे। हम इन दोनों की बैक स्टोरीज और डेथ्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी बिकॉज भाई बहुत लंबी खिंच रही है। पहला पार्ट ही 15-16 मिनट्स का है और टाइम बहुत लग रहा था, इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट अपलोड इट इन पार्ट्स। क्या मतलब मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। बैक स्टोरी। कोकोशिबो का ह्यूमन नेम मिचिकासु सुगिकुनी था। मिचिकासु और योरीची सेनगोकू एरा में एज ट्विंस पैदा हुए थे। उस टाइम में ट्विंस को बैड लक का साइन समझा जाता था और जब उनके फादर ने योरीची के सर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क देखा तो उसने अनाउंस कर दिया कि वो योरीची को मार देगा। लेकिन उनकी माँ आकेनो सुगिकुनी को इस अनाउंसमेंट पर बहुत ही गुस्सा आया और ये तय पाया कि योरीची को मारने की जगह जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे टेम्पल में बेचकर प्रीस्ट बना दिया जाए। योरीची और मिचिकासु को काफी डिफरेंटली बड़ा किया गया। योरीची को एक 3 टटामी रूम तक कन्फाइन कर दिया गया और उसे अपने भाई से भी अलग रखा गया। मिचिकासु अपने बाप से चुप चुप कर योरीची से मिलता और उस पर तरस खाता। योरीची को 7 साल तक सब गूंगा समझते थे और वो हर टाइम अपनी माँ से लिपटा रहता था। एक दिन मिचिकासु ने उसे एक बांसुरी एज अ गिफ्ट दी जो उसने खुद बनाई थी और योरीची उस बांसुरी को रख लेता है। और जब वो 7 साल का था तो एक दिन स्वॉर्ड स्विंग करने की प्रैक्टिस कर रहा था और योरीची बस उसे देख रहा था। तब योरीची पहली बार बोला। मिचिकासु ट्रेनिंग कर रहा था और योरीची उससे पूछता है, भाई क्या तुम सैमुराई बनना चाहते हो? इस पर मिचिकासु शॉक्ड हो जाता है। फिर योरीची कहता है कि वो भी सैमुराई बनना चाहता है। नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग में मिचिकासु का ट्रेनर मजाक मजाक में योरीची को एक वुडन स्वॉर्ड देता है और उसे कन्फ्रंट करता है एंड योरीची बीइंग योरीची उसे बहुत आसानी से हरा देता है और मिचिकासु जो उसे कभी हिट भी नहीं कर पाया था हैरान खड़ा था। पर इसके बाद योरीची सैमुराई बनने का ड्रीम ये कहकर गिव अप कर देता है कि वो लोगों को मारने की फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मिचिकासु उससे उसकी ताकत का राज पूछता है तो वो बताता है कि वो स्टांस लेने से पहले एक लंबी सांस लेता है और अपने ओपोनेंट की बोन अलाइनमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड फ्लो को एग्जामिन करता है। मिचिकासु रियलाइज करता है कि योरीची के लिए जिंदा चीजों की बॉडी ट्रांसपेरेंट थी और ये कि योरीची अपने मार्क की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन और फिजिकल पावर के साथ पैदा हुआ था। ये सब जानने के बाद वो और इंटेंसली ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। वो अपने भाई से जेलेसी फील करता है और सोचता है कि वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। उसे ये भी डर था कि उनके फादर को मोस्ट लाइकली योरीची के इमेंस पोटेंशियल का पता चल चुका है, इसीलिए उनके रोल स्विच हो जाएंगे और योरीची की जगह उसे टेम्पल भेज दिया जाएगा। जिस रात उनकी माँ अपनी इलनेस की वजह से मर जाती है, योरीची रात के 3 बजे उसके रूम में उसे ये खबर सुनाने आता है। वो उसे कहता है कि वो टेम्पल के लिए रवाना हो रहा है और उसकी दी हुई बांसुरी को प्यार से कपड़े में लपेट कर पकड़ता है और उसका ख्याल रखने का वादा करके उसे गुड बाय कहता है। मिचिकासु हैरान था कि वो बांसुरी अभी तक उसके पास है और कहता है उस गार्बेज से कोई खुश कैसे हो सकता है। उसकी जेलसी और बढ़ जाती है जब वो अपनी माँ की डायरी पढ़ता है। उसे डायरी से पता चलता है कि योरीची को उसकी माँ की इलनेस के बारे में पता था और वो अपनी माँ से लिपटा नहीं रहता था बल्कि उनके लेफ्ट साइड जो बीमारी की वजह से कमजोर हो गया था उसको सपोर्ट करता था। योरीची को ये भी पता था कि उनके फादर उसे सक्सेसर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो मिचिकासु के लिए घर छोड़कर चला गया। इस पर योरीची से मिचिकासु की जेलसी और बढ़ जाती है, ये सोचते हुए कि वो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग था पर एक्सट्रीमली जीनियस भी था। 10 साल बाद मिचिकासु सैमुराई बन जाता है। वो शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। एक रात उसके कैंप पर एक डीमन हमला कर देता है और उसके सबऑर्डिनेट्स को मार देता है, पर योरीची वहां आकर मिचिकासु को बचा लेता है। वो उससे उसके सबऑर्डिनेट्स को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। एक बार फिर मिचिकासु उससे जेलेसी फील करता है और अपनी फैमिली को छोड़कर डीमन स्लेयर के पाथ पर चलने लगा और योरीची के अंडर ट्रेनिंग करने लगा। योरीची सबको स्वॉर्ड टेक्निक्स और ब्रीदिंग स्टाइल सिखा रहा था पर कोई भी योरीची के लेवल पर नहीं पहुंच सका, इसलिए योरीची उन सबको उनकी फिजिकल एबिलिटीज के हिसाब से मॉडिफाइड ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता था, जिसकी वजह से ब्रीदिंग टेक्निक्स और मार्क डीमन स्लेयर्स बढ़ने लगे। मिचिकासु पर भी डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हो जाता है पर वो सन ब्रीदिंग यूज नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसी का डेरिवेटिव मून ब्रीदिंग इन्वेंट कर लेता है। लेकिन वो अब भी जेलस था क्योंकि मून ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग से फिर भी इन्फीरियर ही था। एज अ डीमन स्लेयर मिचिकासु को अपनी पावरफुल और यूनिक जनरेशन पर बहुत गुरूर और घमंड था, पर जब उसने योरीची से कहा कि हमें सरपास करने वाला कोई नहीं होगा तो योरीची कहता है कि तुम जितना हमारी एबिलिटीज को बता रहे हो ऐसा है नहीं, हम बस हिस्ट्री का एक हिस्सा हैं और हमें भी सरपास करने वाले पैदा होंगे। इससे मिचिकासु इरिटेट हो जाता है। अपने भाई से कॉट अप ना करने की फ्रस्ट्रेशन और डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करने वालों की मौत को देखकर डर की वजह से मिचिकासु मुजान के उसे डीमन बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपना डीमन नेम कोकोशिबो रख लेता है। वो ब्रीदिंग स्टाइल यूजर था, इसलिए उसे डीमन में फुली ट्रांसफॉर्म होने में 3 दिन लग गए और फिर वो एवेंचुअली अपर रैंक 1 भी बन जाता है और उसका असली नाम हिस्ट्री में कहीं गुम हो जाता है।
60 साल बाद योरीची आखिरी बार कोकोशिबो को एनकाउंटर करता है और उसे डीमन बना देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जबकि कोकोशिबो अपने भाई को बूढ़ा देखकर डिस्गस्टेड फील करता है और हैरान होता है कि योरीची ने मार्क डीमन स्लेयर्स की डेस्टिनी जो 25 साल की एज तक डेथ थी उसे डिफाई कर दिया है। उसे योरीची को देखकर अनयूजुअली गुस्सा नहीं आ रहा था। वो योरीची को रोता हुआ देखकर बहुत हैरान था क्योंकि उसने पहली बार उसके सामने इमोशंस दिखाए थे। योरीची अभी भी एक डीमन स्लेयर था, इसीलिए कोकोशिबो सोचता है कि मुझे इसे मारना ही होगा। इतने बूढ़े होने के बाद भी योरीची का फाइटिंग स्टैंस कोकोशिबो को डरा देता है, जिसे पता था कि उसकी पावर और स्किल अभी भी प्रेजेंट हैं। और इससे पहले कि कोकोशिबो अपना ब्लेड निकालता योरीची उसका गला काट देता है। कोकोशिबो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि उसके भाई की ताकत में जरा बराबर भी कमी नहीं आई और उसके सेकंड अटैक का इंतजार करता है, ये जानते हुए कि उससे वो मर जाएगा। लेकिन योरीची की तरफ से वो सेकंड अटैक आता ही नहीं और वो उसका सर कंप्लीटली नहीं काट पाता क्योंकि वो कड़े कड़े ही बुढ़ापे की वजह से मर जाता है। कोकोशिबो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि योरीची बैटल में किसी से हार कर मरने की जगह ओल्ड एज से मर गया है। उसका अपने भाई को हराने का चांस चला गया था और योरीची हमेशा के लिए अनडिफीटेड हो गया था। ये सब सोचकर गुस्से में वो योरीची की डेड बॉडी पर वार करता है और उसकी बॉडी के साथ साथ वो बांसुरी भी तोड़ देता है जो उसने बचपन में योरीची को दी थी। ये देख करके उसके डीमन बनने के बाद भी योरीची उसके बारे में अच्छा सोचता था और एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी की वजह से कोकोशिबो ना चाहते हुए भी आंसू बहा देता है और वो बांसुरी अपने पास रख लेता है। डेथ। इन्फिनिटी कासल आर्क में मोइचिरो तोकितो और ग्योमे हिमेजिमा मुजान को ढूंढ रहे थे कि तभी अपर फोन नाकिमे की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और मोइचिरो इन्फिनिटी कासल के किसी दूसरे हिस्से में गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है वो अपने आगे एक 6 आंखों वाला डीमन देखता है। वो डीमन कहता है तो तुम आ गए डीमन स्लेयर, पता नहीं क्यों तुम जाने पहचाने लग रहे हो। मोइचिरो उसकी आंखों में लिखे कांजी को देखकर समझ जाता है कि वो इनफेमस अपर रैंक 1 कोकोशिबो को देख रहा है। कोकोशिबो उसके मसल्स, रिब्स और ब्लड फ्लो को देखता है और कहता है मोइचिरो उसी की ब्लड लाइन से है, मतलब कोकोशिबो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड स्टेट अनलॉक कर चुका था। मोइचिरो सोचता है ये बाकी हिजुकी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग, डिग्निफाइड और मैजेस्टिक है और इसके पास नीचिरिन स्वॉर्ड की तरह का कोई ब्लेड भी है। इसका मतलब एक टाइम पर ये भी डीमन स्लेयर ही था। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ता है मोइचिरो की पूरी बॉडी कोकोशिबो के हॉरिफाइंग ऑरा की वजह से कांपने लगती है। ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। कोकोशिबो उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना पूरा नाम बता देता है। कोकोशिबो कहता है इसका मतलब सुगीकुनी नाम वक्त के साथ साथ खत्म हो गया है। मोइचिरो ने सुगीकुनी नाम पहले कभी नहीं सुना था और कहता है सुगीकुनी कौन है। कोकोशिबो कहता है सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, इसलिए हमारा फैमिली नाम खत्म हो जाना आम बात है। मेरा ह्यूमन नेम मिचिकात्सु सुगीकुनी था और तुम मेरी फैमिली जो मैंने छोड़ी थी उसी के मेंबर हो, तुम मेरे डिसेंडेंट हो। मोइचिरो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और टेरिफाइड हो जाता है कि वो एक अपर रैंक डीमन से ब्लड रिलेटेड है। वो सोचता है तो क्या ये डीमन सन ब्रीदिंग भी यूज कर सकता है। इस सब के बाद भी मोइचिरो खुद को काम रखता है, जिस पर कोकोशिबो उसकी मेंटालिटी की तारीफ करता है। मोइचिरो कोकोशिबो पर चार्ज करता है और मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट से उसे बिहेड करने की कोशिश करता है। कोकोशिबो उसे आसानी से डॉज कर देता है और ये जानकर कि वो मिस्ट ब्रीदिंग यूज करता है मोइचिरो के स्किल्स की तारीफ करता है। मोइचिरो बिना कुछ बोले अपना दूसरा अटैक मिस्ट ब्रीदिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज उस पर अनलीश करता है, जिसे वो अगेन बिना किसी दिक्कत के अवॉइड कर लेता है। कोकोशिबो उससे कहता है कि 14 साल का होने के बावजूद तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी और रिफाइंड है, मैं अपने डिसेंडेंट से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मोइचिरो कहता है मजाक करना बंद करो, सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, इसलिए मेरे तुम्हारे डिसेंडेंट होने के बाद भी हमारे खून का एक कतरा भी कनेक्टेड नहीं है। और ये बात कहते हुए उसका डीमन स्लेयर मार्क अपेयर हो जाता है, जिस पर कोकोशिबो हैरान हो जाता है। मोइचिरो अपना खुद का बनाया हुआ मिस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म ऑब्स्करिंग क्लाउड्स कोकोशिबो पर अनलीश करता है, जिसने अपनी पूरी लाइफ में ये टेक्निक नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी कोकोशिबो उस अटैक को डॉज कर देता है। कोकोशिबो फाइनली अपनी स्वॉर्ड निकालता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो ये एज अ सामुराई डिसरिस्पेक्टफुल था और मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग पैलेस से मोइचिरो पर अटैक करके उसका एक हाथ उड़ा देता है। मोइचिरो ने मून ब्रीदिंग कभी नहीं देखी थी। वो ये भी नोटिस करता है कि कोकोशिबो की स्पीड एक अलग डायमेंशन में है। मोइचिरो अब भी लड़ता है और ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने बालों को बाइट करके अपने हाथ पर प्रेशर डालता है और कोकोशिबो पर चार्ज करता है। इस पर कोकोशिबो और इम्प्रेस हो जाता है। मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग 4th फॉर्म से उसे बिहेड करने की कोशिश करता है, पर कोकोशिबो अपनी उंगलियों से उसका ब्लेड पकड़कर उसका एंगल चेंज कर देता है और मोइचिरो को अपने ही ब्लेड से स्टैब करके एक पिलर में ठोक देता है। मोइचिरो दर्द से चिल्लाता है और कोकोशिबो उसे डीमन बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। कोकोशिबो कहता है इतने सालों बाद अपने डिसेंडेंट को देखना मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम डीमन बन जाओगे तो तुम्हारा हाथ भी रीग्रो हो जाएगा। और क्योंकि एट द मोमेंट मैं अकेला ऐसा अपर मून हूँ जो प्रॉपरली फाइट कर सकता है, आई एम श्योर मुजान भी तुम्हें वेलकम करेगा। लेकिन अगर उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो मौत तुम्हारी किस्मत में लिख
दी गई है। अब गेनिया वहाँ चुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो अपनी शॉटगन का ट्रिगर दबाता है पर कोकोशिबो उससे पहले ही उसके पीछे अपेयर हो जाता है और उससे पूछता है तुम भी ऐसा ही सोचते हो ना, और उसका हाथ जिसमें उसकी शॉटगन थी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। मोइचिरो उसका नाम चिल्लाता है और गेनिया अपने दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड निकालता है पर कोकोशिबो उसे भी काट डालता है। कोकोशिबो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखता है और समझ जाता है कि गेनिया डीमंस को खाता है। कोकोशिबो बिना किसी देर के उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है और मोइचिरो चिल्लाता है और अपनी स्वॉर्ड को बॉडी से निकालने की कोशिश करता है पर ऐसा कर नहीं पाता। वो कहता है 300 साल पहले मैं एक ऐसे डीमन स्लेयर से मिला था जो तुम्हारी तरह ही डीमंस को खाता था, पर उसकी बॉडी इस तरह कटने के बाद वो मर गया था। शायद तुम्हारी गर्दन कटने के बाद ही तुम मरोगे। लेकिन इससे पहले कि वो उसका सर काट दे, सानेमी वहां आकर गेनिया को विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म से बचा लेता है। कोकोशिबो उसे देखकर रियलाइज करता है कि वो विंड हाशिरा है। सानेमी कहता है हाँ मैं ही विंड हाशिरा हूँ और मैं वो आंधी हूँ जो तुम्हारा सर काटेगा। सानेमी गेनिया से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैंने हमारी माँ को क्यों मारा? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। गेनिया को तांजिरो की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि भले ही सानेमी उसके डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने पर गुस्सा हो पर उससे कभी भी हेट्रेड की स्मेल नहीं आती, इसलिए गेनिया को अपने भाई से कुछ भी कहने से घबराना नहीं चाहिए। सानेमी गेनिया से कहता है तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम शादी करते और एक अच्छी फैमिली बनाते और मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करता। उसकी इन बातों से गेनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने बड़े भाई से माफी मांगता है। कोकोशिबो कहता है दो भाई जो डीमन स्लेयर्स थे, हाँ नॉस्टैल्जिक, हाँ वो अपनी और योरीची की बात कर रहा है। अब सानेमी उसकी तरफ मुड़ता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को काटने की, तुम्हें इसके लिए कभी भी माफी नहीं मिलेगी, और उस पर डैश करता है और कोकोशिबो उसका सर काटने के लिए अटैक करता है जिसे सानेमी उसके पैरों के बीच में से स्लाइड करके अवॉइड करता है और उसके पैर काटने के लिए अटैक करता है। जैसे ही कोकोशिबो जंप करके उसके अटैक को अवॉइड करता है, सानेमी विंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डस्ट वर्ल्ड विंड कटर यूज करता है और कोकोशिबो उसे ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है। सानेमी उसकी आंखों और फ्लैश से बड़ी स्वॉर्ड को देखकर डिस्गस्टेड फील करता है। कोकोशिबो मून ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म मून स्पिरिट कैलेमिशियस एडी सानेमी पर यूज करता है जिससे वो पीछे जाने पर मजबूर हो जाता है। सानेमी कंफ्यूज हो जाता है कि कोकोशिबो अपना ब्लेड स्विंग ना करने के बाद भी इतने सारे स्लैशेस कर सकता है, लेकिन सानेमी उसके अटैक को विंड ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म क्लियर स्टॉर्म विंड ट्री से काउंटर करता है। कोकोशिबो उसकी फिजिकल बॉडी और टेक्निक को उनके पीक पर होने के लिए उसे प्रेस करता है। सानेमी सोचता है कोकोशिबो की स्किल्स से बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कंक्लूड करता है कि कोकोशिबो के अटैक्स छोटे छोटे कियोटिक स्लैशेस से सराउंडेड होते हैं जो हर टाइम अपना साइज और लेंथ चेंज करता है, जिससे उसके अटैक्स का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता जो उन्हें और भी डेडली बना देता है। वो सोचता है मैं इसके अटैक्स को कम्प्लीटली रोक नहीं सकता। अगर मेरे पास ऐसा हाशिरा बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं होता तो मेरे लिए खुद को डिफेंड करना इम्पॉसिबल होता। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है जिससे हर सेकंड उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। वो खुश हो जाता है कि ये डीमन मेरे मारने के काबिल है। सानेमी कोकोशिबो पर विंड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म क्लॉस प्यूरिफाइंग विंड से अटैक करता है जिसे कोकोशिबो अपने कियोटिक ब्लेड्स से डिफ्लेक्ट कर देता है। सानेमी ऊपर से उस पर जंप करके अटैक करता है पर कोकोशिबो उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। कोकोशिबो हैरान हो जाता है जब सानेमी उसके सर को गेनिया की तलवार से स्टैब करने की कोशिश करता है जो उसने लिटरली अपने पैर की उंगलियों में पकड़ रखी थी। कोकोशिबो उस स्वॉर्ड को डॉज करके उसे सानेमी के पैर से स्लैश कर देता है। वो एक दूसरे पर ब्रीदिंग टेक्निक्स से ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं और सानेमी सोचता है मैं पलकी भी नहीं झपका सकता, मैं ऑलमोस्ट मारा गया था क्योंकि मैंने स्वॉर्ड की टिप को बेयरली मिस पोजीशन कर दिया था। कोकोशिबो सानेमी को प्रेस करता है जो उसे सेनगोकू एरा से विंड हाशिरा की याद दिला रहा था जिससे वो लड़ चुका था। फिर वो सानेमी को मून ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म परपेचुअल नाइट लोनली मून एंसेसेंट से हेवीली इंजर कर देता है। उसकी बॉडी पर मल्टीपल हैवी कट्स लग गए थे। कोकोशिबो कहता है तुमने अब तक अच्छी फाइट दी मुझे, पर अगर तुम अब जरा भी हिले तो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकल आएंगे। अचानक कोकोशिबो का हार्ट रेट बढ़ने लगता है और वो लड़खड़ाने लगता है। सानेमी हंसने लगता है और कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। वो कहता है लगता है मेरा खून अपर मून्स को भी अफेक्ट करता है। बेसिकली सानेमी का ब्लड मरेची ब्लड है जो एक रेयर ब्लड है जो डीमंस के लिए शराब से कम नहीं, और इसे सूंघते ही डीमंस ड्रंक हो जाते हैं अपेरेंटली। सानेमी अपना अटैक कंटिन्यू करता है और विंड ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट अनलीश करता है। कोकोशिबो उसे डॉज करता है और हैरान होता है कि इतने लाइफ थ्रेटनिंग जख्मों के बावजूद सानेमी लड़ पा रहा है। अगर कोई और हाशिरा होता तो इतना इंजर होने के बाद अब तक मर चुका होता। वो सोचता है ये अपनी ब्रीदिंग से अपने खून को सॉलिड बनाकर ब्लीडिंग रोक रहा है और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अंदर रखने के लिए मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। जो भी हो, एक ह्यूमन इस चीज का कैपेबल नहीं होना चाहिए। कोकोशिबो सानेमी के अटैक को अवॉइड करके उसकी स्वॉर्ड पर पैर रख देता है और अपनी स्वॉर्ड से उसका सर काटने की कोशिश करता है। सानेमी उसके वार को गेनिया की शॉटगन पर रोक लेता है और उसके मुंह पर फायर कर देता है, पर कोकोशिबो अपनी फ्लैश स्वॉर्ड से बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। कोकोशिबो मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म लोथसम मून
फोन चेंज सानवी पर यूज करता है, पर डस्ट क्लियर होने पर पता चलता है सानवी वहाँ था ही नहीं, बल्कि हमारा स्टोन आशिरा गियोमे हिमेजिमा वहाँ खड़ा था। वो कहता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक दुनिया से सारे डीमंस को एरेडिकेट नहीं कर दिया जाता। सो दैट इज इट फॉर दिस पार्ट। अगला पार्ट 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, पक्का वादा, और मैं वादा कभी भी नहीं तोड़ता। सो मिलते हैं 3 दिन बाद, तब तक के लिए बाय बाय।